ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम इकाई परीक्षा का जो प्रारूप है उस पर चर्चा करेंगे। छठी कक्षा में पहली बार संस्कृत लगती है तो सभी अध्यापकों ने विचार विमर्श किया कि बच्चों के मन में भय हो सकता है कि किस प्रकार लिखेंगे। तो उस मन के जो भय को निकालने के लिए आपको ये प्रारूप समझाया जा रहा है। आप इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक ध्यान से सुनना, तो आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी। हाँ, आप पेन कॉपी साथ लेकर जरूर बैठना। जो भी बात बताई जाए आपको, जो भी बात नहीं लगे वो आप लिखते रहना, उसको नोट कर लेना। आप फेयर नोटबुक हो या रफ नोटबुक, आप किसी भी जगह पर उसको लिखना जरूर। और उसको जो लिखने का तरीका है आपको यहाँ पूरा अच्छी तरह से समझाया जाएगा। आप ध्यान से सुनना इसको। तो आपकी परीक्षा 40 अंक की होगी। पहली 40 अंक की परीक्षा, उसमें 8 प्रश्न होंगे आपके। सभी प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। 5 अंक का ये नहीं कि आपने एक ही साथ लिखना 5 अंक का प्रश्न, उसके भाग होंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न 5 अंक का है वर्ण विच्छेद, तो इसके 5 भाग अलग अलग हैं। 5 शब्द दिए जाएंगे, उनका वर्ण विच्छेद कीजिए। हाँ, फिर अगला प्रश्न यह होता है कि बच्चों के मन में शंका होती है कि प्रश्न भी लिखने हैं या नहीं लिखने हैं, सिर्फ उत्तर लिखने हैं। तो आप ये मान लो कि आपकी आंसर शीट है और आप ज्यों का त्यों लिख कर आ जाना, आपके पूरे के पूरे 5 अंक मिलेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 आप यूं ही लिखना। आपकी जहां भी ना इकाई परीक्षा की जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें ऐसे ही लिखना। प्रश्न संख्या जरूर डालना, वर्ण विच्छेद कीजिए। वहां आपको सिर्फ शब्द मिलेंगे, वर्ण विच्छेद कीजिए। ऐसे 5 शब्द दे दिए जाएंगे। जैसे मैंने लिखा भवनम भीमेशा मित्रम धर्म रक्षक है ज्ञान देवी। तो आपको ना हो सकता है मैंने ये थोड़े से बड़े शब्द लगे आपको, कि इसलिए वहाँ इससे मुश्किल कुछ नहीं आएगा, इससे आसान ही आएगा। यहाँ थोड़े बड़े शब्द इसलिए कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, आप कभी भी किसी के भी सामने ये कह सकते हैं बड़े गर्व से कि हाँ मैं किसी भी प्रकार का वर्ण विच्छेद कर सकता हूँ। ये वर्ण विच्छेद कर लेना आप, इससे कठिन कुछ भी नहीं आएगा। इसमें सब तरह के वर्ण विच्छेद हैं। तो आप बस सिर्फ नियम ध्यान रखना। मैं आपको नियम बताता जाता हूँ। आप परीक्षा में क्या क्या ध्यान रखेंगे। एक तो सबसे पहले ध्यान रखना, पहला नियम, हर जो व्यंजन है वर्ण विच्छेद में उसको हलंत होगा। पहला नियम क्या बताया आपको? पहला नियम, कोई भी व्यंजन हो हर व्यंजन को हलंत लगेगा। यहाँ जितने व्यंजन हैं आपको वर्ण विच्छेद में दिखाई दे रहे होंगे, सब व्यंजन को हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको दिखाई दिए हर व्यंजन को हलंत होगा। ये जितने व्यंजन है सबको क्या है? हलंत है। हलंत का नियम ये है ना कि ना तो बहुत अधिक दूर हो। कई बच्चे यहाँ अक्षर है और यहाँ हलंत लगा देंगे इतनी दूर, तो ये भी नहीं। और कई क्या करते हैं इसके बीच में ही लगा देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, तो ये भी नहीं। जहाँ पर ये पाई खत्म होती है, पाई के बिल्कुल नीचे इसको ये टच होना चाहिए। ठीक है, और नियम भी क्या है? बस सीधा एक बिंदु है, जैसे इसको बस हमने आगे कर दिया, ये हलंत हो गया। बस बिंदु लगाया और इसको आगे कर दिया, ये हमारा हलंत है। फिर क्या, किसी भी स्वर में हलंत नहीं होगा। कोई भी स्वर देखिए आप, यहां से अ है, आ, ई, ए, जितने भी स्वर हैं हमारे, किसी भी स्वर में हलंत नहीं होगा। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया, 4 उसमें दीर्घ और 4 संयुक्त होते हैं। तो किसी भी स्वर को हलंत नहीं होगा, सभी व्यंजन को हलंत होगा। पहला नियम। नियम नंबर 1 क्या बताया है? सभी व्यंजन को हलंत है। नियम नंबर 2, किसी भी स्वर को हलंत नहीं होगा। और नियम नंबर 3 याद रखना आप कि एक व्यंजन में एक ही स्वर हो सकता है।
जैसे ये व्यंजन है मैं में ई, अब जैसे हमने भवनम शब्द लिखा, भ में अ मिला दिया, वै में भी अ, न में भी अ और मैं हलंत, मैं में पहले ही हलंत था तो हमने हलंत ही छोड़ दिया। तो हर व्यंजन में, अब मान लिया आगे मैंने इसलिए भी लिखा कि बच्चे क्या करते हैं ना, भ में अ मिलाया तो भी में क्या करते हैं, भ उसके प्लस में अ और फिर ई, तो वो गलत हो जाता है। एक व्यंजन में एक स्वर, भ में हलंत व्यंजन था तो इसमें आकर ई मिल गया, ये भी बन गया। अब इसमें अ नहीं मिल सकता, अ मिलता तो ये ई नहीं इसमें आ सकता था। तो याद रखना एक व्यंजन में एक स्वर मिलेगा। नियम नंबर 3 ये आपको भ ई म ए, और ए का भी ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे ए, यहाँ ए इसके ऊपर मात्रा नहीं लगेगी, अब सिर्फ ए लिखा जाएगा। यहाँ पे दो मात्राएं होती ना, जैसे भी मई, वैसे होता नहीं। आपको ये नहीं देखना वहां पे इस शब्द का मीनिंग है नहीं है क्या है, आपको जो लिखा मिले उसी का विच्छेद करना है। दो मात्राएं मिल जाए तो आप ए के ऊपर एक मात्रा और लगाएंगे, ये दो ही मात्रा हो गई, एक मात्रा एक खुद है एक ये है, तो ये मिलके यहाँ पे व्यंजन पे दो आएंगी और स्वर पे हम एक भी लगा देंगे तो दो हो जाएगी। अगर व्यंजन में पहले से ही एक है तो हम ये मात्रा नहीं लगाएंगे, सिर्फ ए लिख देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ये आई हो जाता है दो मात्राएं लगाने पर। ऐश्वर्यम, राजैश्वर्यम, दो मात्राएं किसी भी व्यंजन पे यदि ये आ जाए, जैसे मैं अभी बोला ना देवैश्वर्यम, राजैश्वर्यम, राजैश्वर्यम, तो हमने इसमें जय पे प्लस में ए और इस पे ए की मात्रा लगानी है, आई हो गया हमारा, ठीक है। राजैश्वर्यम, ए श और अह, यहाँ पर विसर्ग है तो आप यहाँ विसर्ग जरूर लगाएंगे अंत में। यहाँ पर विसर्ग आपको नहीं मिले तो यहाँ भी विसर्ग नहीं होगा, और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद में ही आएगा, ये भी ध्यान रखना, कभी हलंत व्यंजन के बाद विसर्ग नहीं आएगा। ये आपने दो डॉट लगाने हैं विसर्ग। अच्छा, फिर आगे शब्द है मित्रम, म ई, छोटी, यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ दो मात्राएं होती ना, लघु है या दीर्घ है, तो हमने उसी हिसाब से यहाँ मैं में छोटी इकार है, यहाँ पर ह्रस्व ई, तो आपने ह्रस्व ही लिखना है यहाँ पर। यहाँ भय में बड़ी ई थी ना दीर्घ, तो आपने दीर्घ ही लिखनी है यहाँ पर। यहाँ पर ह्रस्व है तो ह्रस्व ही लिखेंगे। और त्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं प्यारे बच्चों चार, क्ष, त्र, ज्ञ, जो हम ज्ञ बोलते हैं ना ज्ञानी, ज्ञ उच्चारण होता है उसका, क्षत्र ज्ञ और स्त्र, श और र मिलकर स्र, क श अक्ष तर त्र और ज य ज्ञ, और उसके बाद हम स और र स्र, एक द्य भी होता है पांचवा, हम उसको अलग अलग भी लिख देते हैं लेकिन मुख्य रूप से चार होते हैं। जैसे ये द्य जो लिखा गया, आप इनको भी समझना एक बार, इनके लिखने में अंतरे, एक तो घ होता है, घ पे पूरी शिरोरेखा होती है। दूसरा ध धनुष, ये ऊपर से गोल होता है और पूरी शिरोरेखा नहीं होती इस पर। इसमें तो क्या है, घ हलंत प्लस अ घ, इसमें ध धनुष प्लस में अ ध। ये द्य में द हलंत और य हलंत और अ, ये होता है द प्लस य प्लस अद्य। इसके लिखने में ये होता है ऊपर से पाई लगती है, अर्ध पाई, ये लिखेंगे ना हम घ के ऊपर ये लगाएंगे तो ही द्य होगा, नहीं तो द्य नहीं होगा। अगर सिर्फ ये लिख देंगे तो घ हो जाएगा, हमने ऊपर ये करना होगा, ऊपर ये मात्रा लगानी होगी, अन्यथा नहीं होगा। तो घ ध और द्य ये इनमें अंतर होता है, ये आप समझ लेना। अब मित्र में इसमें त और र मिलके त्र हो गया, म ई त र मित्र, धर्म रक्षक। अब जो मैं आपको ये नियम बताया था ना कि एक व्यंजन में एक स्वर, और अब ये आपको ध्यान रखना है अगला नियम, दो व्यंजन इकट्ठे या तो संयुक्त व्यंजन होगा तब आएंगे, या एक आधा एक पूरा आगे होंगे तो आएंगे, या द्वित्व व्यंजन में आएंगे। और जब आधा अक्सर हमेशा दो जब हमने मान लिया आधा र है, जैसे
तो हमेशा वो ऊपर जाएगा, और पूरा होगा तो वो नीचे आएगा। ये कैसे हैं आप देखिए। अब शब्द ना धर्म रक्षक, मैं के ऊपर रह है, तो मतलब ये रह आधा है, मैं पूरा है। जो पूरा होगा वो नीचे आएगा, आधा होगा ऊपर जाएगा, और जो आधा अक्षर वो पहले लिखा जाएगा, उसका उच्चारण भी पहले होगा। धर्म, ध प्लस में अ प्लस में र में अब कोई स्वर नहीं है, ये आधा है, इसलिए ऊपर मैं में स्वर मिला है यहाँ पर। अगर मैं के नीचे र होता, आप देखिए मैं लिखता हूं अभी, अगर ये शब्द जैसे मैं के नीचे आप उम्र ही होता, जैसे उम्र, तो मैं के नीचे रहता, यहाँ र पूरा है, मैं आधा है। जो बलवान होगा वो नीचे आएगा, कमजोर को अपने ऊपर उठा लेगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जो खुद ही कमजोर है वो दूसरे को कैसे उठा सकता है, वो नहीं उठा सकता। तो ये नियम याद रख लेना आप। जो नीचे है वो पूरा है, वो बलवान है, उसी में स्वर मिला है। ऊपर है वो आधा है, ऊपर वाला होगा वो पहले आएगा, और जो नीचे वाला है वो पीछे जाएगा, उसका उच्चारण पीछे होगा और बाद में ही लिखा जाएगा। अब मैं के नीचे भी रहे, मैं के ऊपर भी रहे, तो इसका विच्छेद करना हो तो हमने ऊ प्लस में मैं में कोई स्वर नहीं है, मैं खुद आधा है क्योंकि ऊपर है, ये रे में ए मिला हुआ है यहाँ पर उम्र। यहाँ रे आधा है तो ये ऊपर है, यहाँ मैं पूरा है, यहाँ मैं आधा है, यहाँ रे पूरा है। तो याद रखना जो बलवान है पूर्ण है वो नीचे आएगा और पीछे लिखा जाएगा वो। धर्म, ध र म र में ए मिला, क और स ये संयुक्त व्यंजन है, क्ष क और अह, धर्म रक्षक है। ज्ञान देवी, जय और ये मिलके जय बनता है, ये च छ ज झ य, आ न अ द ए की मात्रा, और व ई। ये भी ध्यान रखना, कई बार मान लिया ई के बाद विसर्ग आ जाए या ऊ के बाद आ जाए, यहाँ विसर्ग होता तो आप ए लिख कर विसर्ग नहीं लगाते, ई के बाद ही विसर्ग लगाना हमें। चाहे ऊ है तो ऊ के बाद कोई भी स्वर हो उसी के बाद विसर्ग लगेगा, हलंत के बाद विसर्ग नहीं लगेगा। व्यंजन सिर्फ हलंत व्यंजन होगा, उसके बाद विसर्ग नहीं होगा, स्वर के बाद में ही विसर्ग होगा। तो ई अगर नहीं है तो हमने हटा दिया, तो विसर्ग नहीं लिखेंगे हम। अब ये हो गया वर्ण विच्छेद। फिर वर्ण संयोजन जोड़िए आप। देखो जोड़ना ऐसे ही आएगा, आप यूं ही लिखना शब्दों को, आपके प्रश्न पत्र में शब्द दिए मिलेंगे। अब आगे का आप नीचे है, मैं इसको ये देखिए आप, वर्ण संयोजन आ गया अभी, आ रे ओ ह न अ म। अब आरोहण, यदि इसका विच्छेद करना आ जाए तो हम ये लिखेंगे, और इसका संयोजन ये हो गया, आ का आ आरोहण। इस प्रकार कई बार आ जाता तो बच्चे क्या करते हैं, ए प्लस आ लिख देते हैं, नहीं, सिर्फ ये स्वर है तो इसमें एक ही स्वर आ। रे ओ की मात्रा तो ओ है, हलंत न ए में आरोहणम। लक्ष्य आधाक्षय। बच्चों अब हमने ना हर व्यंजन को पूरा लिखना है। एक बात बता देता हूं, जैसे मान लिया शब्द कोई भी अस्त शब्द आ गया, अस्त, तो बच्चों के मन में ये शंका होती है से तो आधा है तो क्या आधा ही लिखा जाएगा, नहीं, ए प्लस में से पूरा लिखकर हमें हलंत लगाना है। सिर्फ ये आधा से मत लिख देना, ये वर्ण विच्छेद का नियम नहीं है। पूरा से लिखकर फिर तय और ठीक है। जैसे क्षय आधा तो क और श, हमने इसमें कोई स्वर नहीं मिलाया, क्षय ये संयुक्त है। और द्वीप वह नीचे है तो ये वह पूरा है, द आधा है, द में कोई स्वर नहीं है, सिर्फ द। वह पूरा है तो पीछे जाएगा, वह में ई मिला हुआ है, द्वीप लक्ष्य द्वीप है, विसर्ग हो गया। अश्रु पूर्ण असर उ, हरस्व उ है तो ये, और पूर्ण में ये दीर्घ उ है तो ये बड़ी मात्रा हो गई वहां पर। पूर्ण न में हरस्व पूर्ण, ये द्य मैंने बताया था द्य अभी कि ये द्य संयुक्त में होता है, द और यह मिलकर द्य। वैसे मुख्य संयुक्त चार हैं, ये पांचवा उनसे अलग होता है। अगर ये द्य इस प्रकार लिखा जाए तो द और यह मिलाकर उद्यमी। गुरु मैंने कहा था ना, अ के बाद विसर्ग नहीं, ऊ के बाद भी विसर्ग है, तो आप ग उ रे और उ, तो क्या हो गया गुरु।
आप ये देखिए ध्यान से, ग हलंत है, ऊ है, र और ऊ के बाद विसर्ग, यहाँ विसर्ग, यहाँ हमने विसर्ग लगाया तो वहाँ भी विसर्ग होगा, नहीं तो विसर्ग नहीं होगा। तो ये हमारा हुआ वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब अलग करना। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न आएगा, वचनों पर आधारित, आप वचनों के माध्यम से आपको रिक्त स्थान भरना है। जैसे अपने पहले पाठ में पढ़ा अकारांत पुल्लिंग, उनके हिसाब से बालक है बालकऊ बालकाः, ठीक है, छात्र है छात्रऊ छात्राः, तो उन्हीं के माध्यम से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तीसरे प्रश्न में। तो ये था हमारा वचनों का। क्या इसमें सुनक है सुनकऊ सुनकाः, गज है गजऊ गजाः, ये आपने रिक्त स्थान में किस प्रकार भरने हैं? जैसे मान लिया शब्द लिख देंगे कपोत है, आगे डैश डैश डैश, तो प्रश्न ये होगा वचनों के अनुसार रिक्त स्थान भरें, तो आपने कपोत है डैश डैश, तो इस डैश डैश में आपने कपोतऊ और कपोताः स्वयं लिखना है, जो भी खाली मिलेगा। अगर दो लिख दें कपोत है कपोतऊ, तो आप कपोताः स्वयं भरेंगे। एक भी लिख सकते हैं, बीच वाला भी लिख सकते हैं, अंत वाला भी लिख सकते हैं। छात्रऊ लिख दिया, डैश छात्रऊ और फिर डैश, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, छात्र है और छात्राः स्वयं लिखेंगे आप, ठीक है। आप इसमें ये कर सकते हैं, ऊपर आप लिख देना कि यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये एक वचन द्विवचन और बहुवचन लिख करके एक बीच में ये लगा सकते हैं आप तालिकाएं, और ये फिर आराम से लिखे। इसकी भी नहीं भी जरूरत है, आप क्या करना, ये कर सकते हैं आप कि मान लिया आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं, तो आपने इसमें से, या ये करते हैं आप, ये क्वेश्चन है, ये आपने जैसे ब्लैक से लिख दिया और ब्लू से आंसर लिख दिया, तो भी अलग से पहचान में आ जाएगा, या उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, जो भी आपने आंसर लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। तो इस प्रकार ये आपने वचनों का परिवर्तन करना है। तो जो पुल्लिंग पहले पाठ के जो भी शब्द हैं, गज है गजऊ गजा, अश्व है अश्वऊ अश्वा, कपोत है कपोतऊ कपोता, बस ये आपको याद रखना है कि द्विवचन में क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा, एक समान चलेंगे सभी के रूप, कुछ भी अंतर नहीं है। तो सभी छात्र, कोई भी छात्र मन में ये न सोचे कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, बिल्कुल आसान है, ये मुफ्त के अंक हैं आपके लिए। बस एक लाइन आपको याद करनी है, बस बालक है बालकऊ बालकाः, सभी शब्दों के रूप बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, औ और आह। बहुवचन का छात्राः लिख दिया तो छात्र है छात्र आप स्वयं लिख देंगे। ऊपर ये डाल देना कि एक वचन है द्विवचन है बहुवचन है, तो एक तालिका बना लेना आप इसमें। फिर है उचित मिलान करें, ये ध्यान से समझना बच्चों, इसके आपको लगभग ना 3 प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही हैं तीनों। इसमें क्या है, आपको जैसे मान लिया उचित मिलान करना, सिंह है आगे शब्द लिख दिया गायती, गायकः नर्तन्ति, मयूरः हस्तः, छात्रौ नर्तन्ति, तो आपने इसमें मैच करना है। तो एक तो हमने इसका मीनिंग समझ लेना है, सिंह क्या करता है, गायक क्या करता है, ठीक है, और जो है ये हमने एक इसमें ना, ये इसके स्थान पर नर्तन्ति 2 बार लिख दिया, ये जैसे हमने लिख दिया, ठीक है। तो एक तो हम इसके मीनिंग समझेंगे कि इसमें गर्जने की क्रिया कौन करता है, सिंह क्या करता है, गर्जने की क्रिया करता है, गर्जती, ठीक है। और जो दूसरी इसमें मुख्य बात है, क्या समझेंगे हम, ये समझना कि जहां एक वचन होगा, जैसे सिंह है एक वचन है, तो इसमें ती अंत में मिलेगा, और द्विवचन की यदि क्रिया है तो तह होगा। जैसे सिंह है गर्जती, सिंह होता तो यहां गर्जतः मिलता, ती तह, और ये आपको नति जो अंति, एक वचन का जो भी शब्द होगा उसके पीछे ती आएगा, सिंह है। अब नृत्यंती ये तो हो ही नहीं सकता, ये तह ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये द्विवचन के साथ आएगा, सिंह होता तो तह वाला हो सकता था,
तो ये नति और ये तह वाला तो हो ही नहीं सकता। एक वचन के साथ क्या आएगा? ती, और द्विवचन के साथ तह, बहुवचन के साथ अंति। तो सिंह एक वचन है, तो हमने सोचना गायती और गर्जती इन दो में से आ सकता है। तो शेर गाता तो नहीं, गर्जता है, तो सिंह के साथ हम क्या कर देंगे? गर्जती। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, आप ये ऐसे मत मिलाना इस प्रकार। आप यूं कर देते हो ना ये तो इसे समझ नहीं आता कट वट। आप ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप यू प्रश्न संख्या डालना, उचित मिलान करें और अलग से शब्द लिखना। आप सिंह लिखकर उसके सामने ही शब्द लिखना सिंह गर्जती। तो आपकी कटिंग वटिंग समझ में नहीं आती, उसमें समस्या होती है। दूसरा शब्द फिर आप करना, जैसे गायकः, गायका फिर हमने सोचना एक वचन का शब्द तो ती वाला ही आएगा, वही दो, इसमें ती के दो हैं भी, जैसे गायती गर्जती। तो हमने गर्जती पहले आ गया, और गायक क्या करता है? गाता है, तो गायक के सामने लिख देंगे गायती। ठीक है, फिर हम तीसरा शब्द लिखेंगे मयूरः। अब ये बहुवचन का आ गया, सोचना मयूर होता तो ती, मयूर होता तो तह पाता, और मयूरा अंति, अंति का तो एक है, और वैसे भी मोर नाचता, हमें अर्थ भी समझ में आ रहा है। तो मयूरः नृत्यन्ति। आपको 5-5 अंक के होंगे, 5 शब्द मिलेंगे जरूर। और छात्रौ दो आ गया, औ और तो तह वाली क्रिया आएगी। अब एक ही बचा है तह, वैसे भी तो छात्रौ हंसता है। छात्र होता तो सोचना हस्ती मिलता, यहाँ छात्र हुआ तो हंसता है, यहाँ छात्रा होता तो हसंती। तो याद रखना एक वचन के साथ हमने ती लगाना है, द्विवचन के साथ तह और बहुवचन के साथ अंति। फिर हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा, इसमें उचित मिलान करें। और बिल्कुल इससे मिलता ही बिल्कुल अगला प्रश्न है, जैसे उचित पदों से रिक्त स्थान भरें। बिल्कुल यही, जैसे आपको एक मंजूषा मिलेगी, हमने कहा ना अभी कि ये जो ये शब्द थे ना हमारे, यही मान लो हमने इनको मंजूषा बना दिया। मंजूषा मतलब क्या होता है? बॉक्स, एक पेटी, मंजूषा। ऐसे आपको मंजूषा मिल जाएगी। और जो ये शब्द यहाँ पर लिखे थे ना अभी, जहाँ जो ये शब्द थे हंसतः, और यहाँ पे जो ये था हमारा था गायती गर्जती, ऊपर ये नृत्यंती, गायती गर्जती और नृत्यंती, ये एक बॉक्स में मिलेंगे। और इसी प्रकार शब्द मिलेंगे आपको, डैश डैश यहाँ मिलेगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना, इन्हीं से उठाकर वही शब्द भर देना। अभी नियम आपको मैंने बताया ही था, एक वचन का है जैसे सिंह है, तो आप ती वाला शब्द छांट लेना। इनमें से ती के जैसे 2 हैं 3 हैं, कौन से हैं, फिर उनका आप मीनिंग समझ लेना। सिंह क्या करता है? गर्जती, तो गर्जती यहाँ से उठाकर हम यहाँ रख देंगे। सिंह के आगे डैश में क्या रख देंगे? गर्जती। ठीक है, गायक है, फिर इसी मंजूषा से पद उठाकर यहाँ रख देंगे। फिर मयूरः नृत्यन्ति, छात्रौ हंसता है। तो इसी प्रकार आपको शब्द मिलेंगे। बिल्कुल वही बात है, एक वचन द्विवचन बहुवचन आपको समझने हैं। और ये ती तयंती कहीं इसको हम ये प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये बच्चों आप ध्यान रखना, हो सकता है आपको ये शब्द मंजूषा में रख दें उठा करके, सिंह गायक मयूरः, तो भी आपको बिल्कुल वही बात है। आपको हस्तय लिखा, आप सोच लेना इसके साथ द्विवचन का शब्द आएगा, तो हस्तय के आगे हम छात्र रख देंगे। गायती एक वचन का शब्द मिलेगा, गाने की क्रिया कौन करता है? गायती लिखा हुआ है, तो उसके आगे हम गायक लिख देंगे। तो इधर पूछे या उधर, नियम याद रखना कि ती के साथ एक वचन का ही कर्ता आएगा, कर्ता क्रिया है जैसे शब्द, तो ती के साथ एक वचन वाला कर्ता होगा, तह के साथ द्विवचन का, द्विवचन में औवल आएगा और बहुवचन में अंति, वहां आह। बालकः पठन्ति, ये याद रख लेना, बालकः पठति,
बालकौ पठतः और बालकाः पठन्ति। फिर आपको सारे शब्द याद रह जाएंगे कि बहुवचन वाले में अंति, तीत अंति, तीत अंति, इस तरह बालकः बालकौ बालका, बालका के साथ ती वाला, बालकौ के साथ तह और बालकाः अंति। तो आपको बिल्कुल सरल रहेगा। तो ये भी बिल्कुल एक जैसे प्रश्न है दोनों, थोड़ा सा ध्यान रखना है। 5 अंक वो होंगे, 5 के 5 अंक ये होंगे आपके। और फिर क्या है, सह तौ ते से रिक्त स्थान भरे, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने आपको सिंहः गर्जति ये शब्द है। अब इसमें हमने सह तौ ते सर्वनाम पद जो आपने पढ़े थे, एषः एतौ एते सह तौ ते, आपके पाठ में भी पूरे चैप्टर में आपके आए हैं ये शब्द। आप ये देखिए जैसे था ना एषः, और आपके अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं बच्चे ये। अगर आपको बोर्ड पे किसी प्रकार की समस्या है, नहीं भी समझ में आए कुछ, आप अपनी यही नोटबुक उठाना और इसके ही अभ्यास में ये प्रश्न दिए गए हैं। जैसे अभ्यास का प्रश्न, इसमें वर्ण संयोजन भी है, वर्ण विच्छेद भी है, और ये जो वचनों वाला प्रश्न भी है कि जैसे चस्का चस्कौ चस्का प्रश्न संख्या 3 इसमें दिया गया है। ये मिलान वाला भी प्रश्न संख्या 6 है आपकी इसी में जो पुस्तक में। और जो ये मंजूषा वाला शब्द सातवां प्रश्न आपका अभ्यास का, ये भी इसमें दिया गया है। और ये जो अभी सह तौ ते का मैं बता रहा, इसमें अभ्यास का प्रश्न 8वां, ये भी इसमें आपका दिया गया है। तो आप अब अपने अभ्यास जो पहले पाठ की एक्सरसाइज है उसमें देख सकते हैं आप ये। वैसे आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया है, अच्छे से समझा भी दिया गया है। पहले भी आपको भेजा गया था इस तरह की जो वीडियो थी आप इसमें, लेकिन अब पूरे ये पेपर का प्रारूप एक साथ बता दिया गया है। ठीक है, अब ये सह तौ ते में आप कैसे करेंगे, वही एक वचन में सह मतलब वह, तौ मतलब वे दो, और ते मतलब वे सब। यही प्रश्न है जैसे सिंहः गर्जति, आप इसको सह तौ ते से भरें। तो सिंहः गर्जति, आगे आप जैसे अभ्यास का 8वां प्रश्न ना देखना आप इसमें, तो इसको आप कैसे भरेंगे, सिंहः गर्जति ये लिख करके आगे आपको सिर्फ गर्जति शब्द लिखा मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, जैसे अश्व धावती सह धावती इसमें लिखा, तो सिंहः गर्जति आप इसको क्या कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा सह गर्जति। अब जैसे मैं इसको एक बार फिर कर देता हूं, साफ करते हैं। सिंहः गर्जति सह गर्जति। ठीक है, डैश डैश आप कर दें तो सिंह के स्थान पर सह, सिंहौ होता तो वही बात आप क्या कर देते तौ, यहाँ पर गर्जतः, सिंहौ गर्जतः, तो तौ गर्जतः। सिंहा गर्जन्ति ते गर्जन्ति, एक वचन है तो सह, द्विवचन है तो तौ, और बहुवचन है तो तह। अब गायक है गायती, तो वही हो गया सह गायती, क्योंकि एक वचन है गायिका है भी सह। मयूरः नृत्यन्ति ते नृत्यन्ति। एक और हमारा शब्द था हस्तः का, जैसे हस्तः है, छात्रौ हस्तः था, यहाँ पर छात्रौ हस्तः। तो हम क्या करेंगे, छात्रौ किस जगह पर, तौ, तौ हस्तः यहाँ डैश में। तो बस सीधी बात है, एक वचन है तो सह, बालकः सह, बालकौ तौ, बालकाः ते। बहुवचन का तो ते रख देंगे उसकी जगह पर, द्विवचन का तो तौ, एक वचन का तो सह, सह तौ ते। यही हमें याद रखना है इसमें। तो ये हो गया हमारा सह तौ ते से रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। और फिर है हमारा शब्दार्थ लिखें। शब्दार्थ लिखें, अगला प्रश्न। शब्दार्थ में
आपको मैं आपके दिखाता हूँ, आपकी पाठ्य पुस्तक से ही है। पहला ही जो पाठ है, पहला पाठ आपका, आपके शब्दार्थ ये निश्चित हैं, ये इनसे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। 10 शब्दार्थ पूछे जाएंगे इसमें आपसे प्यारे बच्चों। जैसे मान लिया आपको दे दिया यहाँ पर उच्च ही, तो आप ये लिख देंगे आगे जोर से। शब्द भी लिखना, अर्थ भी उसके सामने। आप शब्दार्थ 10 शब्द लिखे मिलेंगे, आप क्या करेंगे, शब्द लिखा उच्च ही और इसके आगे अर्थ जोर से। आप ऊपर वहां पर ना ऐसे ही इसी प्रकार तालिका इधर लिखना। जैसे आपने एक तरफ लिख दिया शब्द, दूसरी तरफ लिख दो अर्थ, ठीक है। फिर आप उसमें शब्द भी लिखो, अर्थ भी लिखो आप, ठीक है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक में है आप देखना ध्यान से, एक तो ये हैं और फिर क्या पहले पाठ में इधर भी हैं आपके जो दूसरी तरफ हैं, ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक के ही शब्दार्थ हैं। तो आपको ये यहाँ तक पूरे याद करने हैं, संस्कृत से आप हिंदी, ठीक है। अंग्रेजी की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने समझने के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। शब्द लिखेंगे उसके सामने अर्थ लिख देंगे। तो 10 शब्द होंगे, आप 10 उनके अर्थ लिख देंगे, शब्दों के सामने अर्थ लिखेंगे आप, ठीक है। इधर शब्द है, इधर अर्थ है। ये आपका प्रश्न संख्या 7 हो गई। तो ये तो 3 प्रश्न एक जैसे थे, उचित मिलान वाला भी था, उचित पदों से रिक्त स्थान भरो। तो हमारा वही जैसे हमने जो मंजूषा से उचित पद उठा करके रिक्त स्थान भर देने थे, सह तऊते भी वही हैं, एक वचन में सह, द्विवचन में तऊ और बहुवचन में ते। शब्दार्थ आपको ये याद कर लेने हैं, शब्द लिखना, उसके सामने अर्थ लिखना, शब्द भी लिखना है और अर्थ भी लिखना है। 10 शब्द दिए जाएंगे, आधे अंक का एक शब्द होगा, तो वो आपको 5 अंक के शब्दार्थ हो जाएंगे। फिर अंतिम प्रश्न है बालक का शब्द रूप। आपने याद किया, जैसे अभी आप प्रथमा विभक्ति में चलाते हैं तो इसकी जो सभी विभक्ति, आपकी जो ये पाठ्य पुस्तक है इसमें भी बालक का शब्द रूप ये दिया गया अंत में। एक तो आप ये सभी विभक्तियों में याद करना आप, ठीक है, सभी विभक्तियों में। और जो इसका लिखने का प्रारूप है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। आप परीक्षा में यूं ही करना, अलग अलग उसमें जैसे वहाँ पे आएगा ना रिक्त स्थान के माध्यम से शब्द रूप लिखो आप, तो आप ऐसे कॉलम बना लेना। एक जगह लिखना शब्द, एक जगह लिखना विभक्ति, फिर लिखना एक वचन, फिर द्विवचन और फिर आप लिखना बहुवचन, ठीक है। तो ये आपका वचन हो गए। यहाँ पे पैर ऐसे लगाना, कॉलम लगा लेना, ठीक। सभी आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे, मान लिया वहां आपसे पंचमी विभक्ति के बारे में कुछ पूछा गया है, तो शब्द तो आपका सिर्फ एक ही है बालक, अभी और शब्द तो आए नहीं है। शब्द में तो आप बालक ही लिखेंगे, बालक मूल शब्द हो गया, विभक्ति जैसे हो गई पंचमी, ठीक है। और आपसे तो रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे, आप चाहे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं भी होगी, सिर्फ तीनों वचनों पे ध्यान रखना आपको। अब मान लिया इसका हमने पंचमी में कोई भी हमने पंचमी है और वहां पे शब्द लिख दिया बालकार, तो आपने द्विवचन और बहुवचन यहाँ पे डैश मिलेगा, ये लिख देने हैं बालकाभ्याम और बालकेभ्यः। कई बच्चों के मन में ये शंका होगी कि कई बार इसका भी बालकाभ्याम है, चतुर्थी का भी बालकाभ्याम है, तृतीया का भी। अगर परीक्षा में बालकाभ्याम दे दिया जाए तो क्या भरे आप ये, ठीक है। वैसे तो जो तीनों होते हैं वो दिया नहीं जाता, या तो ये लिखा जाता पंचमी विभक्ति लिखो, अगर कुछ भी ऐसा नहीं बालकाभ्याम सिर्फ आ जाए और इधर भी आपको भरना हो या इधर भरना हो, बालकाभ्याम के आगे बहुवचन
आप ये भी देख लेना कि बहुवचन दिया है या दो दिए हों, बालकाभ्याम बालकही, तो आप सोच लेना बालकही है तो तृतीया है, आपको सिर्फ एक बनना, यहाँ पे बालकेन भर देना। बालकाभ्याम और बालकही दिया हो, बालकाभ्याम और बालकेभ्य ये दोनों चतुर्थी और पंचमी में एक समान होते हैं, तो सिर्फ बालकाभ्याम दिया है तो आप यहाँ पर चतुर्थी लिखेंगे तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। बालकाय लिख देना, बालकाय बालकाभ्याम आगे बालकेभ्य, ठीक है। सिर्फ बालकाभ्याम दिया है तो आप ये दे दिया जाए बालकाभ्याम, तो आपकी इच्छा होगी आप तृतीया भी लिख सकते हैं उसमें, चतुर्थी भी, पंचमी भी। अगर दो वचन दे दिए हो तो आप समझ लेना, अगर बालकेन बालकाभ्याम दिया है तो सिर्फ बालकही ही होगा आगे, फिर ये मत सोचना कि बालकाभ्याम लिखा इसलिए हमने कुछ भी लिख दिया आगे, क्योंकि बालकेन लिख दिया, बालकाय लिखा है तो बालकाभ्याम बालकेभ्य, और बालकात लिखा है तो बालकाभ्याम बालकेभ्य। इसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी में बालकयोः बालकयोः दोनों में है, तो हमने जो उसमें एक वचन और बहुवचन वो दिया गया है तो सही है, नहीं तो हम षष्ठी और सप्तमी में से कोई सी भी लिख सकते हैं, दोनों सही होंगी, ठीक है। तो आप इन वचनों को ध्यान से पढ़ना, बार बार इसका लिखकर अभ्यास भी करना। एक ही शब्द रूप है आपका, 5 अंक का पूछा जाएगा, ये रिक्त स्थान के माध्यम से पूछा जाएगा। रिक्त स्थान आपको दे दिए जाएंगे, वो रिक्त स्थान आपको पूर्ति करनी है। एक वचन आपको यहाँ पर कोई सा भी एक वचन लिखा मिलेगा, जैसे मान लिया अभी बालकेशु लिख दिया, बालकेशु, तो आपने क्या करना, सब यहाँ पर डैश मिलेंगे एक वचन में और इसमें द्विवचन में, बालके और बालकयोः, या बालकयोः बालकेशु दे दो लिखे हुए हैं तो आप बालके स्वयं भरेंगे, ठीक है। अकेला बालकयोः दिया है, न बालकेशु न बालके, तो फिर आप षष्ठी भी लिख सकते हैं वहां पर, बालकस्य और बालका नाम दो में भर सकते हैं वहां पर। अगर बालके बालकयोः दो दे दिए गए तो सिर्फ फिर बालकेशु आएगा, बालकस्य बालकयोः दे दिए तो आपको बालका नाम भरना होगा। ये छात्रों, हम आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी छात्र को कभी भी कोई समस्या है तो आप निसंकोच निसंदेह अपने अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी पूछने में। आप निसंदेह पूछ लीजिए अपने अपने अध्यापकों से, हमारे से भी आप पूछ सकते हैं कभी भी आपको इसमें कोई समस्या है। ये YouTube चैनल के माध्यम से आपको लिंक भेजा जा रहा है, आपके पास सुरक्षित रहेगा। आप इसमें भी कोई भी आप लिख कर भेज सकते हैं, आप अपना कोई भी जो कमेंट हो आप लिख करके भेज देना, हम पढ़ेंगे, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और इसी तरह के आगे भी आपको जो संदेश है वो प्रेषित हम करते रहेंगे चैनल के माध्यम से। आप चैनल पर देखते रहना और कोई भी समस्या आने पर आप अपने अध्यापकों से आप जरूर पूछना, चाहे आप अवकाश के दिनों में भी पूछ सकते हैं, कभी भी आप पूछ सकते हैं। आप पर्सनल नंबर है उस पर आप संदेश के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं तो आपको उसका जवाब मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।